हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकस्ट अटैक यानी कि टिड्डी हमले के बारे में, जो कि इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। इंडिया में हम लोगों ने देखा रिसेंटली मार्च के महीने से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा टिड्डियों के हमले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लोकस्ट अटैक हुए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों ये लोकस्ट अटैक हो रहे हैं और क्या रीज़न है इसके बिहाइंड, और क्या हर बार ऐसा होता है कि सिर्फ इस बार ही हो रहा है, नया है। क्या न्यूज़ है कि इंडिया इज सीइंग वन ऑफ इट्स वर्स्ट लोकस्ट इन्वेजन इन डिकेड्स। दशकों में इंडिया में ये बहुत ही बड़ा लोकस्ट अटैक है, और 1993 के बाद से यानी कि 26 साल के बाद ये बहुत बड़ा लोकस्ट अटैक जो देखा जा रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो लास्ट बहुत बड़ा अटैक देखा गया था वो था 1993 में, यानी कि 26 साल पहले। अब ये जो लोकस्ट अटैक हुआ है इसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा है। ये लोकस्ट बहुत सारे क्रॉप्स खा गए हैं, और एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि अगर इनको आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत सारे क्रॉप्स को आगे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या ये अटैक पहली बार हो रहा है? दिस अटैक न्यू? नो, दिस अटैक इज़ नॉट न्यू। ये अटैक अगर हम लोग पुरानी पुस्तकें उठा के देखें, एंशंट टेक्स्ट उठा के देखें, जहाँ तक अगर हम लोग जो एंशंट पिरामिड्स हैं इजिप्ट के उसमें भी देखें तो उसकी भी दीवारों पे ये जो लोकस्ट अटैक है इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये लोकस्ट अटैक नए नहीं है, बहुत सालों से चले आ रहे हैं। चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो संस्कृत की पोएम्स हो, उनमें सब में टिड्डियों के बारे में और लोकस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। विद रिकॉर्डेड हिस्ट्री, इंडिया हैज विटनेस्ड सेवरल लोकस्ट प्लेग्स एंड अपसर्जेस सिंस 1812। 1812 से लेकर इंडिया ने बहुत सारे लोकस्ट अटैक्स, प्लेग्स और अपसर्ज देखे हैं। अच्छा, ये आउटब्रेक, अपसर्ज और प्लेग क्या होते हैं? ये 3 स्टेजेस होते हैं किसी भी इंसेक्ट या किसी भी पेस्ट या किसी भी जानवर के अटैक पे। पहला होता है आउटब्रेक, जब कोई भी पेस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को या उससे कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया को अफेक्ट करता है तो वो आउटब्रेक होता है। और फिर जब आप आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं कर पाते वो और एरिया में फैल जाता है तो उसको हम लोग अपसर्ज कहते हैं। ये जो अटैक अभी चल रहा है इंडिया में, इसको ये अपसर्ज स्टेज में है। और फिर वही अटैक जब 1 साल से ज़्यादा चल जाता है या 2 साल 3 साल चलता है तब उसको हम लोग प्लेग की कंडीशन बोलते हैं। अब गवर्नमेंट बताती है कि 1993 में राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और भुज के डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकस्ट ने अटैक किया था, जिसकी वजह से 3,10,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अफेक्ट हुआ था और 190 लगभग लोकस्ट स्वैम्स का अटैक हुआ था। उसके बाद देयर वर 13 प्लैग्स बिटवीन 1964 से 1997 के बीच में 13 प्लैग हुए थे, और 1997 से 2010 के बीच में 5 आउटब्रेक्स हुए थे, लेकिन उनको कंट्रोल कर लिया गया था। और 2010 से 2018 के बीच में कोई ज़्यादा बड़े आउटब्रेक फॉर्म्स नोटिस नहीं किए गए थे, लेकिन इनको अगर हुए भी तो इनको कंट्रोल कर लिया गया था। अब ये जो लोकस्ट वार्निंग है इंडिया में, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO जो कि जोधपुर में है, ये देता है सारे लोकस्ट की वार्निंग, ये प्रोवाइड करता है। और जितनी भी टेक्निकल असिस्टेंस है और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इसको को लेकर के, वो इन्हीं का एक पेरेंट और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फरीदाबाद में है, हरियाणा में, वो प्रोवाइड करता है। तो कौन से 2 इंस्टीट्यूशंस इंडिया में लोकस्ट वार्निंग इशू करते हैं? तो एक इंस्टीट्यूशन जोधपुर में और एक फरीदाबाद में। अब इन लोकस्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो लोकस्ट हैं ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जितना भी पोर्शन है यहाँ पर ही लोकस्ट का ब्रीडिंग सेंटर है, और यहीं पर ही पाए जाते हैं, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में। और जो लोकस्ट हैं ये ग्रासहोपर की फैमिली में आते हैं, दे बिलोंग टू ग्रासहोपर फैमिली। बहुत सारे टाइप के ग्रासहोपर्स पूरे विश्व में पाए जाते हैं अंटार्कटिका को छोड़ करके। ये लोकस्ट भी ग्रासहोपर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद लोकस्ट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो पहला लोकस्ट है डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। जो लोकस्ट हमको पढ़ना है वो है डेजर्ट लोकस्ट, और जो लोकस्ट इम्पैक्ट इंडिया में कर रहा है वो है डेजर्ट लोकस्ट। अब डेजर्ट लोकस्ट जो पाया जाता है नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये नॉर्थ अफ्रीका वाला पोर्शन, मिडिल ईस्ट और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन सब एरियाज में ये डेजर्ट लोकस्ट पाए जाते हैं। और इनका जो साइंटिफिक नेम है डेजर्ट लोकस्ट का, इनका नाम है सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया। इसको आप याद कर लो, ये 1 वर्ड एग्जाम से पूछा जा सकता है। ये जो लोकस्ट है ये बहुत ही खतरनाक माइग्रेटरी स्पीसीज है। माइग्रेटरी स्पीसीज मतलब जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ऐसे जानवर या ऐसे जंतु। और
ये अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मतलब जितना उनका बॉडी वेट है वो उतना एक बार में खा सकते हैं। और जो लोकस्ट हैं ये एक दिन में 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 150 किलोमीटर पर डे की स्पीड से ये चलते हैं। और इनके दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, पहला है सोलिटेरियस फेज और दूसरा है ग्रेगेरियस फेज। अब इन दोनों का मतलब क्या है? जब लोकस्ट अकेले होते हैं, एक लोकस्ट या दो लोकस्ट अलग अलग घूम रहे हैं, तो वो लिटिल और मिनिमम नुकसान करते हैं लोगों को। लेकिन जब बहुत सारे लोकस्ट ग्रुप्स या बहुत सारे लोकस्ट एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम लोग ग्रीगेरियस फेज कहते हैं, जो कि डेंजरस फेज होती है। जब ये सॉर्म्स बन जाते हैं तब ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये खेतों पे जाते हैं, वहाँ पे फसलें खा जाते हैं। लोकस्ट की लाइफ साइकिल बाकी इंसेक्ट्स की तरह ही होती है, ग्रास हॉपर्स की तरह ही होती है। लोकस्ट जो फीमेल लोकस्ट होती है वो 80 से 90 अंडे एक बार में दे सकती है, 80 to 90 एग्स। और लोकस्ट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 महीने होता है, मतलब 3 महीने एक लोकस्ट जिंदा रहता है। और ये जो फीमेल लोकस्ट होती है 3 महीने में 3 बार अंडे दे सकती है। उसके बाद इनका लाइफ साइकिल क्या होता है? अंडे देते हैं ये लोकस्ट, उसके बाद निम्फ बनता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद ये निम्फ एडल्ट बनती है जो कि येलो कलर की होती है। लोकस्ट जो अंडे देते हैं वो रेनी सीजन के जस्ट बाद देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये अंडे निम्फ में डेवलप होते हैं। निम्फ कैन नॉट फ्लाई, ये हॉपर्स होते हैं, ये कूदते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन उसके बाद जब ये 4 से 7 हफ्ते में जब ये निम्फ से एडल्ट बन जाते हैं तब ये उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये ग्रेगेरियस फेज बनाते हैं, उसके बाद ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ लोकस्ट अटैक। क्यों लोकस्ट अटैक इतना हुआ है इंडिया में, क्यों इतना होता है और इसका रीज़न क्या है? सो बेसिकली लोकस्ट अटैक का जो रीज़न है वो 2-3 रीजंस इंपॉर्टेंट है। एक तो नेचुरल रीजंस है जिनकी वजह से होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। सो पहला फैक्टर मैंने आपको बताया था कि जो ये लोकस्ट होते हैं ये रेनफॉल के जस्ट बाद अंडे देते हैं, उसके बाद ये ब्रीड करते हैं और फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऐसे एरिया जहाँ पर रेनफॉल होती है और वहाँ पर टेम्परेचर हॉट है, वहाँ पर ये बेस्ट सूटेड ग्राउंड एरियाज होते हैं जहाँ पर ये लोकस्ट बनते हैं या ब्रीडिंग करते हैं। सो ये नॉर्थ अमेरिका वाला जो पोर्शन है ये हॉट है और यहाँ पर विंटर रेनफॉल होती है। विंटर्स में रेनफॉल होने के बाद जैसे रेनफॉल ख़त्म होती है अक्टूबर वगैरह मंथ्स में, उसके बाद यहाँ पर ये जो लोकस्ट हैं ये अंडे देते हैं, इनका डेवलपमेंट होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और ये जो मैच्योर एडल्ट होता है लोकस्ट का, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब जब विंटर्स के बाद बारिश हुई और लोकस्ट ने अपना ब्रीडिंग किया, अब ये मूव करेगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है? तो ये जनरली इंडिया के डायरेक्शन में, ईरान के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। इसका भी रीज़न है क्यों ये इसी डायरेक्शन में मूव करता है, ना कि और किसी डायरेक्शन में। और एक और ब्रीडिंग प्लेस जो कि नया ब्रीडिंग प्लेस माना गया है, बना है इन लोकस्ट का, वो है येमेन और ओमान वाला रीजन। अब एक दूसरा फिनोमेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक टेम्परेट साइक्लोन्स का एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होती हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करती हैं विंड्स इन द ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब ये इंडिया की तरफ मूव करती हैं और हिमालय से स्ट्राइक करने के बाद जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसको विंटर रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं। अब इस रेनफॉल की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर वहाँ इंडिया का क्लाइमेट मॉडिफाई होता है। सो बेसिकली उसी टाइम जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया आ रही होती हैं, उसी टाइम ये जो लोकस्ट हैं इन्होंने ये एडल्ट बन चुके होते हैं और ये ग्रेगेरियस फेज में आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये जो विंड्स का मूवमेंट ये वेस्ट टू ईस्ट है। सो ये एक स्टिमुलस या एक पाथ दे देता है इन लोकस्ट को इंडिया की तरफ आने के लिए। ये विंड के सहारे ही मूव करते चले आते हैं और स्पीड से मूव करने लगते हैं और इंडिया की तरफ मूव करने लगते हैं। सो ये एक आइडियल कंडीशन है जिसकी वजह से लोकस्ट इंडिया आते हैं। इस बार 2020 में इनकी फ्रीक्वेंसी अनयूजुअली हाई है। वैसे तो नॉर्मली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं ये जनरली फरवरी तक और मिड मार्च तक ये वापस चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद रेनफॉल नहीं देते हैं इंडिया में। लेकिन इस साल 2020 में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं इन्होंने लगभग अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई तक रेनफॉल दी है इंडियन कॉन्टिनेंट को, सब कॉन्टिनेंट को। इसकी वजह से इंडिया का टेम्परेचर और भी मॉडिफाई हुआ और क्योंकि विंड्स मार्च के महीने तक इस जगह से वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही थी, मेडिटेरेनियन सी से इंडिया की तरफ मूव कर रही थी मार्च तक, अप्रैल तक, मई तक, इस विंड के मूवमेंट की वजह से
जो लोकस्ट हैं इनको और स्टिमुलस मिला और डायरेक्शन मिला और इंडिया की तरफ भी और अट्रैक्ट हुई और मूवमेंट करके इंडिया के कॉन्टिनेंट की तरफ आई। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल क्या है बेसिकली कि इंडियन ओशन में दो पोल्स बन जाना। पोल्स इन द सेंस टेम्परेचर पोल्स, एक तरफ वार्म बन गया एक तरफ कोल्ड बन गया, या वेस्ट तरफ कोल्ड बन गया ईस्ट तरफ वार्म बन गया। सो जब वेस्ट इंडियन ओशन में वार्म टेम्परेचर होता है और ईस्ट इंडियन ओशन में कोल्ड टेम्परेचर होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बोलते हैं। और जब वेस्ट इंडियन ओशन में कोल्ड टेम्परेचर होता है और ईस्ट इंडियन ओशन में वार्म टेम्परेचर होता है तब उसको हम लोग नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं। सो हम लोग पॉजिटिव इंडियन ओशन की डायपोल के बारे में बात करेंगे जब यहाँ पर वार्म टेम्परेचर है वेस्ट इंडियन ओशन में और ईस्ट इंडियन ओशन में कूल टेम्परेचर है, कूल। सो होता क्या है, वार्म टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर्स बनते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, इसकी वजह से इन एरियाज पे रेनफॉल होती है, यमन, ओमान और सोमालिया कोस्ट पे। ऐसा हुआ है कि 2018 में मई में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था मेकेनू, और अक्टूबर 2018 में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम आया था लुबान। ये दोनों साइक्लोन्स यमन, ओमान और सोमालिया वाले रीजन में आए थे, जिसकी वजह से इन साइक्लोन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे पॉन्ड्स और लेक्स डेवलप हो गए और ये पॉन्ड्स और लेक्स एक ब्रीडिंग सेंटर बन गए लोकस्ट के। यहाँ पर लोकस्ट ब्रीड किए और बड़े हुए, उसके बाद ये मैच्योर होने के बाद माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए। सो ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की वजह से यहाँ पर वेटलैंड्स डेवलप हुए। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल ने क्या किया, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन, स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन से बारिश हुई और वहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर्स बन गए। सर अगर मैं बात करूँ कि चारों पॉइंट जिनकी वजह से ये साइक्लोन, जिनकी वजह से ये लोकस्ट अटैक ट्रिगर हुआ, तो विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ अफ्रीका, अनयूजुअल बिहेवियर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल और इंक्रीज नंबर ऑफ साइक्लोन्स। सो ये तो हो गया कि टिड्डी अटैक हुए, लोकस्ट अटैक हुए। अब हम बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे इसको रिएक्ट कर रही है लोकस्ट अटैक को टैकल करने के लिए। सो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। उन्होंने 89 फायर ब्रिगेड्स, पेस्टिसाइड स्प्रे लगाकर 120 सर्वे व्हीकल्स, 417 कंट्रोल व्हीकल विद स्प्रे इक्विपमेंट्स, 810 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स को उन्होंने डिप्लॉय किया है। स्प्रेयर्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज द बेस्ट मेथड टू टैकल दिस लोकस्ट इज टू स्प्रे द पेस्टिसाइड्स। कीटनाशकों को आप वहाँ पर स्प्रेड करिए, उनको वहाँ फैलाइए, उसकी वजह से वो पेस्ट या वो लोकस्ट अपने आप मर जाएंगे। सो और भी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स उठाए। इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को 60 एडवांस स्प्रेयर्स का ऑर्डर दिया है। वहाँ से स्प्रेयर्स आएंगे यहाँ पर, इंडियन गवर्नमेंट को यूज़ करेगी इसको कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ड्रोन्स को डिप्लॉय किया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फॉर मेथड, स्प्रेइंग मेथड। और अभी रिसेंटली जून में इंडियन एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको बोला गया है कि उनको हम लोग यूज़ करेंगे। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग इंडियन एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं उनको यूज़ करेंगे फॉर पेस्टिसाइड स्प्रे। ओके, सो ये इंडियन गवर्नमेंट है। और बाकी पाकिस्तान गवर्नमेंट और ईरान गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेथड्स उठाए हैं इस अटैक को टैकल करने के लिए। सो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अगर मेरे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।